अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथ लेसन में आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। ये टॉपिक फेडरल और पंजाब बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर मैथमेटिक्स से लिया गया है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेशन और इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। लोगों को फैसिलिटेट करती है। जैसे जैसे मैंने बात की थी जी, डिफेंस आपको मिलता है, आपको हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं, एजुकेशन यानी तालीम की सहूलियात मिलती हैं। तो ये तमाम की तमाम जो सहूलियात हैं ये बेसिकली आपको गवर्नमेंट जब जो है वो फ्री में दे रही है तो उसके अगेंस्ट डेफिनेटली वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करेगी ताकि इन तमाम चीज़ों को फाइनेंस किया जा सके, इन तमाम चीज़ों को चलाया जा सके। अब देखिए उसके बाद अभी हम देखेंगे जी कि फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेशन की बात की थी, हमने सेल्स टैक्स की बात की, ठीक है। फिर इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे अभी हम, और हम देखेंगे कि व्हाट इज अदर टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अब जैसे कि हम बात करें तो अदर टाइप्स ऑफ टैक्सेस में एक्साइज ड्यूटी एक आती है, ये भी एक टाइप ऑफ टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी। आप एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं, यानी अक्सर आप जब गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी की प्राइस से आप नहीं घबराते, लेकिन जो उसके ऊपर ड्यूटी चार्ज की जाती है वो प्राइस को जो है वो बहुत ज्यादा कर देती है। अब ड्यूटी क्या होती है, देखिए एक्साइज ड्यूटी क्या है। जब भी आपके मुल्क के अंदर जितनी भी चीजें बन रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल्स बन रही हैं, या फॉर एग्जांपल आपके कोई भी जो अल्कोहलिक गुड्स हैं, ठीक है, अल्कोहलिक गुड्स हैं वो भी हो रही हैं, ठीक है। या इसी तरह से अगर आप देखें तो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, यानी जो तंबाकू नोशी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं ये अगर आपके मुल्क में बनती हैं तो तमाम वो चीज़ें जो आपके मुल्क में प्रोड्यूस हो रही हैं आप उस मैन्युफैक्चरर को उस मैन्युफैक्चरिंग के अगेंस्ट जो टैक्स पे करते हो दैट इज कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी। यानी इसी तरह से जो प्रोडक्ट्स आप बाहर से अपने मुल्क में लेके आते हैं, ठीक है, यानी इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर जो आपको ड्यूटी पे करनी पड़ती है विच इज कस्टम ड्यूटी, ठीक है, आपको उस पर कस्टम पे करना पड़ता है। लेकिन जो आपके मुल्क की जो प्रोडक्शन है, ठीक है, विद इन द कंट्री, विद इन योर कंट्री, उसके अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है उसके ऊपर जो आप टैक्स पे करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। बताओ एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो लेट्स से एक एक कार है जिसकी प्राइस, एक गाड़ी है जिसकी प्राइस है या जिसकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट आई है उसके ऊपर वो बनती है लेट्स से रुपीज 400,000, ठीक है, 400,000 यानी 4 लाख रुपए। अगर आप दूसरी लैंग्वेज अपने सिस्टम में देखें तो 4 लाख रुपए उसकी प्राइस है, ठीक है। अब अगर ये 4 लाख रुपए प्राइस है तो इसके ऊपर लट से जो ड्यूटी लगाई जा रही है वो 140% है। कितनी है, 140%, आई मीन 40% ऊपर ड्यूटी लगाई जाएगी, ठीक है, या चले 140% भी अगर ड्यूटी लगाई जाए तो 140 का मतलब है 140 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो हम देखते हैं जी 140% कितना बनेगा, 140% बन जाएगा जी अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, 140%। 140% ऑफ व्हाट, 140% ऑफ यहाँ पे भी मेंशन कर दूं, 140% ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट, ठीक है, ये मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट है। अब चलें, अब मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहाँ पे आप देखें आपको बात समझ आएगी
कि 1/4 पहले ही आप ड्यूटी तो चेक करें, ड्यूटी कितनी पे करें, 1/40/100 मल्टीप्लाई बाय 400,000, ठीक है 400,000। ये 2 zeros हैं वो इस 2 zero से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 14 4 टाइम्स 56 होता है, ठीक है, और आगे जितने जीरो हैं 1 2 3 4 4 0 7 आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो 10 100,000 10,000 100,000 या 10,000 और लाख, ठीक है। 5,60,000 रुपया तो हमें पे करना पड़ेगा एक्साइज ड्यूटी के तौर पे। तो इसका मतलब है जो पर्सन है, ठीक है, टोटल जो आप टोटल अमाउंट पेएबल, ठीक है, यानी टोटल अमाउंट जो आप पे करेंगे, टोटल अमाउंट पेड वो कितनी होगी, वो होगी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी मैन्युफैक्चर्ड क्या लें, मैन्युफैक्चर्ड मैन्युफैक्चर्ड बस मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्राइस प्लस एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। तो ये कार जो है वो कितने की पड़ेगी, ये गाड़ी जो है वो कितने की पड़ेगी, लेट्स सपोज 100 सीसी गाड़ी है या आई मीन 1000 सीसी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, तो मैन्युफैक्चर्ड प्राइस इसको पड़ेगी ₹400,000, तो मैन्युफैक्चर्ड प्राइस थी, यानी 4 लाख रुपए तो मैन्युफैक्चर्ड प्राइस थी, और उसके बाद जमा एक्साइज ड्यूटी कितनी है, एक्साइज ड्यूटी है 5,06,000, ठीक है, 5 लाख और 60,000 सॉरी, ठीक है 60,000। तो ये बेसिकली आपके पास है एक्साइज ड्यूटी। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो 5 जमा 4 9,60,000 रुपये में वो गाड़ी हमें टोटल में पड़ेगी। तो ये बेसिकली ये तरीका है जिसको हम जिस तरह से हम एक्साइज ड्यूटी फाइनल कर सकते हैं। फिर इसी तरह से अदर टाइप ऑफ भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, अदर टाइप ऑफ जो है हमारे पास टैक्सेस हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो अदर टाइप ऑफ टैक्सेस के अंदर आपके पास चलें हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी टैक्स की, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। अब व्हाट इज प्रॉपर्टी टैक्स? प्रॉपर्टी टैक्स बेसिकली ऐसा टैक्स है जो आपकी सालाना बेसिस के ऊपर, यानी हर साल आपके पास आप जितनी लैंड ऑन करते हैं या आप मालिक हैं जितनी लैंड के, जितने घर हैं आपके पास, ठीक है, जितने आपके पास फ्लैट्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, और बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, और बिल्डिंग्स हैं, तो उनके ऊपर जो है जितनी उनकी जो है वो अब यूं समझेंगे जितना उनका रेंट बनता है उस सालाना लिहाज से, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट जो है, यानी जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये सारी चीजें आपकी रेंट आउट की जाएं तो इसके ऊपर एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ रेंट जो है वो कितना होगा एक साल का, उस कीमत के ऊपर आपसे लेट्स सपोज 16% और 17% ये फिक्स्ड अमाउंट होती है जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट आपसे क्या करती है, टैक्स चार्ज करती है। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई लेट्स सपोज एक सर्टेन फ्लैट है जिसकी एनुअल वैल्यू आप यूं समझें किराए की जो, ठीक है, एनुअल वैल्यू है उसकी सालाना, एनुअल का मतलब है सालाना, एनुअल रेंट जो उसमें से आता है सालाना वो है 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए सालाना रेंट आ रहा है, ₹10 लाख। अब इसके ऊपर अगर 16% प्रॉपर्टी टैक्स है तो कितना आप पे करेंगे, फिर 16% ऑफ दिस प्राइस, ठीक है, तो प्रॉपर्टी टैक्स जो हम पे करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स जो हम पे करेंगे वो 16/100 मल्टीप्लाई बाय ₹10 लाख, ठीक है, 10 लाख रुपया, ठीक है। तो ये 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका मतलब है ₹16 और 1 2 3 4 तो आप देख सकते हैं 1,60,000 रुपया बेसिकली उस पर क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, जो कि आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरह से लास्ट हम देखते हैं ए टाइप ऑफ जो फर्दर एक टाइप है टैक्स की, वो इनकम टैक्स। इस पे हम वैसे अलग से भी इस पे हम लेक्चर बना चुके हुए हैं। इनकम टैक्स बेसिकली जो है वो आप अपनी इनकम के ऊपर पे करते हैं, ठीक है, जो आप जितना सालाना बेसिस के ऊपर कमा रहे हैं, और ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये आपका जो ईयर स्टार्ट होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 30 जून, यानी ये जो 30 जून यानी जिस टाइम के अंदर हम जो है वो पेमेंट
करते हैं। बेसिकली आप 1 जुलाई से आपका जो साल बनेगा, एक्चुअली 1 जुलाई से 30 जून तक आपका एक साल बनेगा। ठीक है, अब इस दौरान आपने 30 जून तक जो है इदारा, जो गवर्नमेंट का इदारा है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, आप उसको टैक्स पे करोगे। ठीक है, अब ये जो टैक्स पे, आई मीन इनकम टैक्स पे करते हैं आप, ठीक है, इसकी डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर सबूत के तौर पे आपको जो है वो ट्रांसक्रिप्ट इशू की जाती हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्ट इशू की जाती हैं, जो कि आप सालाना जितना टैक्स पे करते रहते हो उनके, ये बेसिकली उनको रिटर्न करते हैं आप उसी इदारे को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बाय द एंड ऑफ द ईयर, जिससे वो आइडिया लगाता है जी कि आपने साल में कितना अर्न किया और उसके अगेंस्ट आपने कितना टैक्स पे किया। ठीक है, जिसके डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखें इनकम टैक्स जो है वो बेसिकली स्लैब्स की फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल, हर यानी एक बंदा अगर 4 लाख रुपए से कम सालाना कमा रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो टैक्सेस ऊपर होते हैं, उसके इससे ज्यादा अगर इनकम होगी तो उसके बाद फिर टैक्स आपका लागू होना शुरू होता है, जो कि डिफरेंट रेंजेस के लिए डिफरेंट टैक्स है। ठीक है, तो ये स्लैब्स बनी हुई है जो कि आप जो हमने इनकम टैक्स के ऊपर डिटेल में लेक्चर है उसके उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ चीजों के ऊपर टैक्स जो है गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करती, जैसे बच्चों के ऊपर खर्चा या वाइफ का खर्चा, इन चीजों पे कुछ बहुत सारी आइटम्स हैं जो टैक्स डिडक्टेबल है। जो प्रॉब्लम 4 है हमारे पास टैक्सेशन से ही रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इनकम टैक्स के ऊपर बात की जाएगी। देखिए, द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹4,30,000, यानी 4,30,000 रुपया उस बंदे की सालाना इनकम है। इफ इज गिवन रिबेट ₹3,000 ऑन द टैक्स चार्जेबल, यानी जो टैक्स चार्जेबल आएगा, टैक्स चार्जेबल पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। टैक्स चार्जेबल आएगा, उसके ऊपर उसको 3,000 रुपए की रिबेट, विच मीन आप सादा लफ्जों में समझे, रिबेट का मतलब है छूट। 3,000 रुपए की अगर छूट दी जाए, रिबेट दिया जाए, तो पीछे उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखें जी, जो है पर्सन इनकम, ठीक है, इनकम ऑफ पर्सन, ठीक है, इनकम ऑफ पर्सन यानी इनकम ऑफ पर्सन, उस बंदे की इनकम कितनी है जी, ₹4,30,000, ठीक है, 4,30,000 ये उसकी इनकम है। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स जो लगेगा वो किससे लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। वैसे तो इसके स्लैब्स होते हैं, आपको पता है कि इसके स्लैब्स बने होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स हमें फाइंड आउट करना है एट 4.5% के लिहाज से। ठीक है, 4.5% के लिहाज से, यानी हर 100 रुपए के पीछे वो जो उसने कमाया वो 4 से या 5 रुपए जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स। अब हम देखते हैं जी चार्जेबल टैक्स कितना है। सबसे पहले हम देखते हैं चार्जेबल टैक्स, यानी जो उसको पे करना पड़ेगा, चार्जेबल टैक्स, वो कितना होगा। डेफिनेटली आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, 4.5 और 100, यानी हर 100 रुपए के पीछे वो 4 से या 5 रुपए देगा। टोटल पैसे कितने हैं, 4,30,000 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 4,30,000 रुपए। ठीक है, ये बन जाएगा 19,350। ठीक है, ₹19,350। लेकिन ये इतने पैसे वो देगा नहीं, चूंकि उसको छूट मिल रही है। कितनी छूट मिल रही है, 3,000। ठीक है, रिबेट कितना है, टैक्स रिबेट, ठीक है, टैक्स, सॉरी यहाँ पे दोबारा लिखता हूं मैं, टैक्स रिबेट रिबेट कितना मिल रहा है उसको जी, रिबेट मिल रहा है ₹3,000 3,000 रुपए उसको रिबेट मिल रहा है। ठीक है, तो अमाउंट ही विल पे एज टैक्स। ठीक है, सो इसका मतलब है अमाउंट ही विल पे एज टैक्स, अमाउंट टू बी पेड एज टैक्स, टू बी पेड एज टैक्स वो कितनी होगी, वो डेफिनेटली चार्जेबल टैक्स, यानी चार्जेबल टैक्स माइनस रिबेट, माइनस टैक्स रिबेट। ठीक है, माइनस रिबेट, इसका मतलब चार्जेबल टैक्स कितना है, ₹19,350, और रिबेट कितना है, माइनस ₹3,000। इसका मतलब है 19,000 में से 3,000 निकालो तो ₹16,000, तो ₹16,350 उसको टैक्स पे करना पड़ेगा।
प्रॉब्लम 5 हमारा टैक्सेशन से रिलेटेड है जी। द टोटल इनकम ऑफ पर्सन इज रुपीज 5,25,000 whereas the exemption is rupees 1,50,000. एग्जाम्पशन माइट बी उसने कोई चैरिटी में पैसे दे दिए हों, या जो हमने इस पे ऑलरेडी बात की थी, किस किस केस में एग्जाम्पशन नहीं, कौन सी इनकम जो एग्जाम्प्टेड होती है इनकम टैक्स से, उसको एग्जाम्पशन मिल रही है, यानी छूट मिल रही है। ये भी यानी ये वाली अमाउंट, यानी 5,25,000 में से 1,50,000 आप निकाल के फिर रिमेनिंग अमाउंट पे टैक्स चार्ज करेंगे, बिकॉज जो एग्जाम्प्टेड अमाउंट होती है उस पर टैक्स चार्ज नहीं होता। वर्क आउट द टैक्स पेबल एट 4.5%। हम टैक्स पेबल जो है उसने पे करना है 4.5% के लिहाज से, वो हम फाइंड आउट करेंगे अलॉन्ग विद द इनकम टैक्स रेट इफ रुपीज 10,000 हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड एट सोर्स एज इनकम टैक्स। यानी लेट्स सपोज उसकी सैलरी बैंक में आती थी 10,000 रुपया, तो वैसे ही उसकी सैलरी जो थी उससे 10,000 रुपया डिडक्ट कर लिया गया। टोटल उसकी अगर इनकम 5,25,000 रुपये है तो 4.5% से हम देखेंगे कितने पैसे बन रहे हैं आफ्टर डिडक्टिंग रुपीज 1,50,000, और जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी उसमें से 10,000 निकाल देंगे, जो बकाया बचेंगे सिर्फ वो पैसे वो पे करेगा। यानी दोबारा हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, इनकम जो है, इनकम ऑफ पर्सन जो है वो रुपीज पर्सन है, रुपीज है वो है जी इज इक्वल टू रुपीज 5,25,000। ठीक है, 5,25,000। अब जो एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन मैंने आपको बताया कि उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। एग्जाम्पशन जो है, ठीक है, एग्जाम्प्टेड अमाउंट इस तरह कर ले, जिसको एग्जाम्पशन मिल रही है, जो उसको छूट मिल रही है, जिसके ऊपर उसने पैसा चैरिटी में लगा दिया या बच्चों की तालीम पे लगा दिया या कुछ भी, इस पे जो एग्जाम्पशन होती है, ठीक है, 1,50,000 रुपये उसकी एग्जाम्पशन है। ठीक है, अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, या टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा, टैक्सेबल अमाउंट वो कितनी है, टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, 5,25,000 में से 1,50,000 निकालें तो डेफिनेटली ये बन जाएगा रुपीज 3,75,000, 3,75,000। ठीक है, ये टैक्सेबल अमाउंट है। अब टैक्स किस रेट से पे फाइंड आउट करना है, 4.5%। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स कलर भी हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 4.5, यानी हर 100 रुपए के पीछे 4.5 रुपए उसने देने, तो 4.5% ऑफ, सबसे पहले हम सिर्फ रेट लिखते हैं 4.5%। इसका मतलब है टैक्स पेएबल कितना है, टैक्स पेएबल, ठीक है, पेएबल। अब टैक्स पेएबल बनता है उसका 4.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3,75,000, 3,75,000। अब 4.5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 3,75,000, ये बन जाएगा 16,875, यानी 16,875, 16,875। अब देखें, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यहाँ पे यूं आता है कि विद इनकम रेट ऑफ इफ रुपीज, आप देखें 4.5% से आपने टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट तो कर ली, लेकिन वो ये भी बता रहा है कि उस बंदे के अकाउंट से, उसकी सैलरी से लेट्स सपोज 10,000 रुपीज पहले डिडक्ट कर लिए गए हैं। जितना भी उसका टैक्स बनता है वो 10,000 रुपीज, या लेट्स सपोज उसकी सैलरी बैंक में आती थी, वो 10,000 रुपीज ऑलरेडी डिडक्ट कर लिए गए हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स के तौर पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपने बताना जी जो पैसे वो बकाया पे करेगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट, यानी 10,000 रुपीज ऑलरेडी डिडक्टेड as income tax, यानी 10,000 रुपया तो ऑलरेडी डिडक्ट हो गया, उसकी सैलरी से कह रहे हैं, किस तरह से भी कह लें। अब जो रिमेनिंग अमाउंट to be paid as tax, remaining amount to be paid as tax, यानी जो रिमेनिंग अमाउंट वो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स पे करेगा वो कितनी होगी, ज़रा 16,000 रुपया, 16,875, यानी 16,875 तो उसने टैक्स पे करना था। 10,000 उसकी सैलरी से ऑलरेडी डिडक्ट हुआ, तो पीछे उसने कितना पे करना है, रुपीज 6,000
6,875, जस्ट ₹6,875 अब वो पे करेगा।